नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग मून से संबंधित कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला सवाल है, लिखा है चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है। ऑप्शन ए चंद्रमा के रूप में परिवर्तन, ऑप्शन बी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण, ऑप्शन सी चंद्रमा के गुरुत्व में परिवर्तन और ऑप्शन डी चंद्रमा की परिक्रमण गति में परिवर्तन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण या चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो है चंद्रमा की कलाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाता है और इतने ही समय में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड है वो दोनों बराबर है। और चंद्रमा का रोटेशन पीरियड जैसा कि बताया 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और रिवोल्यूशन पीरियड भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का है। और इस सिचुएशन को टाइडल लॉक के नाम से जाना जाता है, यानी कोई ऐसा खगोलीय पिंड जिसका रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड दोनों बराबर है तो वो टाइडल लॉक की सिचुएशन में होते हैं। तो चंद्रमा एक प्रकार से टाइडल लॉक की सिचुएशन में होता है और इसी टाइडल लॉक की सिचुएशन में होने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, एक भाग हमें दिखाई नहीं देता है। लगभग 59% पार्ट हम चंद्रमा का देख पाते हैं और बाकी का जो 41% पार्ट है वो हमें नहीं दिखाई देता है। और चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो कभी चंद्रमा में क्रिसेंट से बड़ा होता है, कभी चंद्रमा हमको पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है और कभी चंद्रमा हमको दिखाई भी नहीं देता है। जैसे अमावस्या को चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है और पूर्णिमा को चंद्रमा हमें लगभग पूरा गोलाकार रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। और अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक ये जो 15 दिन की अवधि होती है, चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक जो चंद्रमा का आकार है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसी को ही वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चंद्रमा की कलाएं हैं। न्यू मून इसका मतलब है ये अमावस्या है। अमावस्या और अमावस्या को हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, न्यू मून। इसके बाद में वैक्सिंग क्रिसेंट, धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है, वैक्सिंग क्रिसेंट। फिर इसके बाद में ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है, इसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं। इसको वैक्सिंग गिबस कहा जाता है। ये फुल मून, तो यहां से लेकर के यहां तक ये लगभग 15 दिन की अवधि हो गई, न्यू मून से लेकर के फुल मून तक। और फुल मून में चंद्रमा हमको पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर इसके बाद में अब चंद्रमा का आकार फिर से जो है छोटा होता हुआ दिखाई देने लगेगा और इसको कहते हैं वेनिंग गिबस यानी अर्धार्ध। फिर इसमें थर्ड क्वार्टर और फिर इसको कहते हैं वेनिंग क्रिसेंट। तो यहां पर जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून क्या है, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून का वैक्सिंग का मतलब है कि अमावस्या के बाद में धीरे धीरे चंद्रमा के आकार में वृद्धि होती जाती है। वैक्सिंग का मतलब अमावस्या के बाद में धीरे धीरे चंद्रमा के आकार में वृद्धि होती जाती है और 15 दिन के बाद लगभग ये फुल मून यानी पूर्णिमा की स्थिति आती है। फिर इसके बाद में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक
जो चंद्रमा का आकार है वो छोटा होता जाता है। इसी को ही हम लोग वैनिंग के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर लगभग उतने ही समय में परिक्रमा करता है जितने समय में वह अपने अक्ष पर एक रोटेशन पूरा करता है। नेक्स्ट सवाल है, शुमाकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसका सही जवाब है बृहस्पति। पिछले वीडियो में हमने धूमकेतु के बारे में काफ़ी चर्चा की हुई थी कि धूमकेतु ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनमें एक फोकस होता है, नाभि होती है। ये नाभि बर्फ और चट्टानी टुकड़ों की बनी होती है। नाभि के चारों ओर गैसों और धूल कणों का एक समूह होता है जिसको कोमा कहते हैं। और धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। और जब धूमकेतु सूर्य के पास में आते हैं तो सूर्य के द्वारा डाले जाने वाले विकिरण दबाव से यह गैस और धूल कणे एक पूंछ का आकार ले लेती हैं, जिसे टेल यानी पूंछ के नाम से जाना जाता है। इसलिए धूमकेतु का एक अन्य नाम पुच्छल तारा भी है। तो धूमकेतु का एक उदाहरण है शुमाकर लेवी 9 धूमकेतु। ये किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। और ये अपने आप में बड़ी अद्भुत खगोलीय घटना थी जब दो आकाशीय पिंडों की आपस में टक्कर हुई थी। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, हेल बाप किसका नाम है? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, ऑप्शन बी कार्टून चित्र, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय कंपनी या ऑप्शन डी खिलौना। तो हेल बाप भी एक पुच्छल तारा है और इस पुच्छल तारा का नामकरण 2 वैज्ञानिकों हेल और बाप के नाम पर किया गया है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल याद रखना, हैली का धूमकेतु, हैली का धूमकेतु या हैली धूमकेतु। तो हैली, हेल बाप, शुमाकर लेवी 9 ये सारे के सारे धूमकेतु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? ऑप्शन ए पश्चिम में, ऑप्शन बी दक्षिण में, ऑप्शन सी पूर्व में और ऑप्शन डी नहीं देख सकते। तो इसका सही जवाब है दोपहर के 12 बजे हम इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर के बना होता है और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो इंद्रधनुष हमको पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। तो चूंकि दोपहर के 12 बजे सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए हम दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के अपोजिट दिशा में दिखाई देते हैं। चूंकि 12 बजे दोपहर को सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए दोपहर 12 बजे हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट सवाल है, युति वियुति यानी सिजगी पथ संदर्भित होता है जब? ऑप्शन ए पृथ्वी उपसौर पर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है, ऑप्शन बी पृथ्वी अपसौर पर तथा चंद्रमा उपभू होता है, ऑप्शन सी चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण पर होते हैं, ऑप्शन डी चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। देखिए सिजगी का मतलब होता है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो इसी को सिजगी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये लगभग ये सिजगी की ही सिचुएशन है। ये सिजगी, इसमें सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में दिख रहे हैं, इसी को ही सिजगी के नाम से जाना जाता है। ये तो अंग्रेजी वर्ड है सिजगी, इसको हिंदी में कहते हैं युति वियुति। जैसे अगर हम सिजगी को कहें तो सिजगी का मतलब है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक सीध में होना सिजगी कहलाता है। और इसको युति और वियुति के नाम से भी जाना जाता है। युति और वियुति।
अब इसमें से दो केस उत्पन्न होते हैं। पहला केस है युति का, युति किसे कहते हैं, और दूसरा केस है वियुति। दूसरा केस है वियुति। युति का मतलब है कि जब सूर्य, ये हमारा सन है और ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है, अर्थ। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो इसको युति कहते हैं। अगर स्पेशली युति पूछा जाए, युति क्या है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो इसको युति कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो इसको वियुति कहा जाता है। तो याद रहे, यदि सिजगी का मतलब है कि सूर्य चंद्रमा तीनों एक सीध में हो तो इसको सिजगी कहते हैं, और इस सिजगी को युति और वियुति कहते हैं। इसमें युति का मतलब क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो उसको युति, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो उसको वियुति कहते हैं। ये जो युति है ये सूर्य ग्रहण की स्थिति को बताती है, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। ये जो वियुति है ये चंद्र ग्रहण को बताती है, ये चंद्र ग्रहण को बताती है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। तो देखिए, ये सूर्य है, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो ये जो सिचुएशन है ये युति की सिचुएशन है, युति। और इसमें युति में सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के कुछ हिस्से तक नहीं पहुंच पाता है और वहां से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो परिभाषा पूछी जाए कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, और ये युति की स्थिति होती है, और ये हमेशा अमावस्या को होता है। अमावस्या का मतलब न्यू मून, अमावस्या का मतलब न्यू मून। और देखिए यहाँ पर अम्ब्रा एक वर्ड लिखा है और पेनम्ब्रा लिखा है, तो इसको भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अम्ब्रा क्या है, पेनम्ब्रा क्या है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, असल में जो सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स होते हैं वो सब छाया ही होते हैं, शैडो होते हैं। और छाया दो प्रकार की होती है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। जो गहरी काली छाया होती है उसको अम्ब्रा कहते हैं, और कम गहरी काली छाया को पेनम्ब्रा कहते हैं। तो जैसे ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी, चंद्रमा पर पड़ी और पृथ्वी के कुछ भाग पर नहीं पड़ी। तो चंद्रमा की जो छाया है, आप देख रहे हैं चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी के कुछ हिस्से पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्से पर पड़ती है, और ये चंद्रमा की जो छाया पृथ्वी के हिस्से पर पड़ती है, इसमें छाया के दो भाग हैं। एक छाया बहुत ज्यादा गहरी काली है, तो जो गहरी काली छाया होती है उसको कहते हैं अम्ब्रा, और कम गहरी काली छाया होती है उसको कहा जाता है पेनम्ब्रा। चंद्रमा की कलाओं का ये सवाल हो गया है। तो ये जो सवाल था आपके सामने, युति वियुति पर संदर्भित होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी। नेक्स्ट सवाल है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए लघु ज्वार आता है, ऑप्शन बी बृहद ज्वार आता है, ऑप्शन सी समुद्र का जल गर्म आता है, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बृहद ज्वार आता है। देखिए ज्वार भाटा किसे कहते हैं और टाइड एंड किसे कहते हैं,
चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे उतरने की परिघटना को ही ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। ऊपर उठते हुए जल को ज्वार और नीचे गिरते हुए जल को भाटा कहते हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्वार भाटा में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इसलिए सूर्य की तुलना में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल डालता है, और इसलिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सागरीय जल ऊपर उठता है, नीचे उतरता है। इसी परिघटना को ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। ये ज्वार भाटा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निम्न ज्वार और दूसरा होता है बृहद ज्वार। निम्न ज्वार किसे कहते हैं? अगर ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम है तो उसको निम्न ज्वार कहते हैं। निम्न ज्वार या लघु ज्वार, जिसको नीप टाइड के नाम से जाना जाता है, ये हमेशा कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पर होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पर होते हैं, अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पर होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है और इसको लघु ज्वार कहते हैं। वही दूसरी तरफ, और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। वहीं दूसरी तरफ अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सिजगी की स्थिति में है, यानी तीनों एक लाइन में है, तो चंद्रमा तथा सूर्य के द्वारा डाला गया गुरुत्वाकर्षण बल वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। इसलिए ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से लगभग 20% ज़्यादा होती है। इसी को बृहद ज्वार या हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाता है। और भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचे ज्वार हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जो गुजरात का ओखा है या जो गुजरात तट है वहाँ पर हमें सबसे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि भारत के पूर्वी तट की तुलना में भारत के पश्चिमी तट में ज्वार की सामान्य ऊंचाई ज़्यादा होती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार कहाँ पर आते हैं? एक जगह है कनाडा में फंडी की खाड़ी, वहाँ पर विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि दो ज्वार के बीच में जो समय में अंतर होता है वो 24 घंटे 52 मिनट का होता है। अगर किसी पर्टिकुलर स्थान पर कोई ज्वार आया तो अगला जो ज्वार आएगा वो ठीक 24 घंटे बाद नहीं आएगा, वो ठीक 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा। तो यदि पूछा जाए कि दैनिक ज्वार कितने समय के बाद में आता है, तो दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। और जो इसका आधा कर दीजिए अर्ध दैनिक ज्वार, तो आपका लगभग 12 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 1.34 सेकेंड में। जैसे सूर्य का प्रकाश अगर पूछा जाए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने समय बाद पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 17 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है, लेकिन चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.34 सेकेंड का समय लगता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी जुपिटर और ऑप्शन डी चंद्रमा। इसका सही जवाब है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। और ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या? चंद्रमा पर जो काले धब्बों का क्षेत्र आप लोग देखते हैं उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है, यानी शांति का सागर। तो चंद्रमा पर जो काले धब्बों का क्षेत्र है उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है। ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी उपभू, ऑप्शन डी अपभू।
तो अपसौर उपसौर ये तो ग्रह और जो है तारे के संदर्भ में होते हैं। जैसे अपसौर आपने पढ़ा है, किसे कहते हैं कि किसी ग्रह की तारे से या हमारे सौर मंडल में किसी ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर पर होती है और 3 जनवरी को उपसौर पर होती है, यानी 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ये जो उपभू और अपभू है, ये चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में होते हैं। अपभू जिसको बोलते हैं एपोजी, अपभू जिसको बोलते हैं एपोजी। एपोजी का मतलब है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होंगे तो उसको कहते हैं अपभू या एपोजी। उपभू का मतलब है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होते हैं तो उसको कहते हैं उपभू। और जब चंद्रमा और पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होते हैं तो चंद्रमा हमको थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, अधिक चमकीला दिखाई देता है और इसी प्रकार के चंद्रमा को ही सुपरमून के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार कब दिखाई देगा? उपभू के समय। उस उपभू किसे कहेंगे? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाता है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को अपभू कहा जाता है, यानी इसको कहते हैं एपोजी और उपभू को कहा जाता है पेरिजी। और पेरिजी के केस में ही जो मून हमको दिखाई देता है उसको कहते हैं सुपरमून। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, तो ये लगभग आ जाएगा 27.5 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27.5 दिन में, और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.5 दिन में ही नहीं, अपने एक्सिस के अलोंग चंद्रमा रोटेशन करने में भी लगभग 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट का समय लेता है। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट का। और चंद्रमा, जैसा हमने पहले बताया कि चंद्रमा के लिए रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये दोनों पीरियड बराबर होते हैं। रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड ये दोनों पीरियड बराबर होते हैं और इस प्रकार की सिचुएशन को बोलते हैं टाइडल लॉक। टाइडल लॉक। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखाई देगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर बहुत सघन वायुमंडल नहीं है, मतलब वायुमंडल है थोड़ा बहुत चंद्रमा पर, नियॉन वगैरह गैसें पाई जाती हैं वहाँ पर, हीलियम वगैरह। तो चंद्रमा पर बहुत थिक एटमॉस्फेयर नहीं है और इसलिए चंद्रमा से हमको जो आकाश दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो जैसे हम लोग प्रकीर्णन पढ़ते हैं साइंस में, स्कैटरिंग, कि आसमान हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है या समुद्र का पानी नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, और या उगता हुआ सूर्य हमको लाल रंग का दिखाई देता है, डूबता हुआ सूर्य हमको लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये सब कुछ प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। और स्कैटरिंग किसके कारण होती है? प्रकाश की धूल कणों के द्वारा। हमारे वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल मौजूद है उनके द्वारा प्रकाश को एक प्रकार से डिस्पर्स कर दिया जाता है। इसी को ही प्रकीर्णन के नाम से जाना जाता है। और चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल बहुत सघन नहीं है या वायुमंडल ना के बराबर है, इसलिए वहां पर प्रकीर्णन वगैरह नहीं होता है। और चंद्रमा से यदि हम अंतरिक्ष को देखेंगे या आकाश को देखेंगे तो हमको काला दिखाई देगा। चंद्रमा से यदि हम तारों को देखेंगे तो वो तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वायुमंडल के ना होने पर वहां पर अपवर्तन जैसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। आप जानते हैं कि तारों का जो टिमटिमाना वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और हमारे वायुमंडल में वायु की कई सारी परतें होती हैं। वायु की गर्म परत, वायु की ठंडी परत। जो गर्म परत है वो विरल होती है, जो ठंडी परत है वो सघन होती है। और प्रकाश के अपवर्तन में आप पढ़ते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो वो अपने मार्ग से थोड़ा बहुत विचलित हो जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, और चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल वगैरह ना के बराबर है या नगण्य है, इसलिए वहाँ पर अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर हमें आकाश या तो काले रंग का दिखाई देता है और तारे भी हमको टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है, इसको सिसल्यूनर कहा जाता है, पहला ऑप्शन। बेलिज बीट्स क्या है? ऑप्शन ए है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश। ऑप्शन बी सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के समय का अंधेरा। और ऑप्शन डी सूर्य से विकिरित अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका पहला जवाब सही है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश। ऑप्शन ए इसका सही है। और चंद्रमा में हम सब जानते हैं कि उल्कापात की क्रिया के कारण चंद्रमा में बड़े बड़े गर्त पाए जाते हैं, और ये गर्त इतने गहरे हैं, कई गर्त कि इनमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और जब वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो उस क्षेत्र से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है। इसलिए चंद्रमा के ये क्षेत्र हमको काले रंग के दिखाई देते हैं, जिसको हम सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन ए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन बी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन सी जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन डी जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगती है। तो इसका सोलर इक्लिप्स का इसका सही जवाब होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और जैसे कि पहले आपने चित्र में भी हमने दिखाया था आपको, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये आपका सूर्य ग्रहण का डायग्राम बना हुआ है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इससे सूर्य ग्रहण होता है। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, यानी मून की जगह पर अर्थ आ जाए और अर्थ की जगह पर मून आ जाए, ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार का केस हो जाए कि ये सन है और यहाँ पर आपकी अर्थ आ जाए और ये मून हो जाए, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, तो ये जो केस है अब ये कहलाने लगेगा चंद्र ग्रहण। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। इसमें जो ऑप्शन बी है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स का केस होता है। नेक्स्ट सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? इसका सही जवाब है अल्ट्रावायलेट। अक्सर हमें सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से मना किया जाता है, क्योंकि इस समय पर सूर्य का प्रकाश मंडल नहीं बल्कि हमें सूर्य का वायुमंडल का ऊपरी भाग कोरोना दिखाई देता है और वहां से बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट जैसे हानिकारक रेडिएशन उत्सर्जित होते हैं। चंद्रमा के तल पर विस्फोट होता है। विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन ए विस्फोट के कारण उत्पन्न ध्वनि को सुनेगा तथा प्रकाश को देखेगा। विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। विस्फोट के कारण उत्पन्न ध्वनि को सुनेगा लेकिन प्रकाश को नहीं देखेगा। विस्फोट के कारण ना तो ध्वनि को सुनेगा और ना ही प्रकाश को देखेगा। देखिए, इसमें जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुन सकते हैं, तो इसका जवाब है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसलिए प्रकाश तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनके चलने के लिए आमतौर पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ध्वनि के साथ में ऐसा नहीं है, ध्वनि तरंगों के संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि तरंगे मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो इसमें विस्फोट होता है और लिखा है कि विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री प्रकाश को तो देखेगा, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। और आज के सेशन का आखिरी सवाल, चंद्र सतह पर निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी एक घटना अवलोकित नहीं होती है? ऑप्शन ए सूर्योदय तथा सूर्यास्त, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी धूमकेतुओं की चाल और ऑप्शन टी तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रीजन वही है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नगण्य है, ना के बराबर है। तो आज का सेशन यहीं तक, और अगले सेशन में हम कुछ और सवालों के साथ में हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।